दोस्तों नमस्कार। आज हम पद्य साहित्य का इतिहास भाग 3 के अंतर्गत द्विवेदी युग की विशेषताएं एवं अन्य युगों के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विवेदी युग, यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया था। सन 1903 में इन्होंने इस पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया और लगातार 1920 तक ये संपादन का कार्य करते रहे। इस पत्रिका में ऐसे लेखों का प्रकाशन किया गया जिसमें नवजागरण का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। इस पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। कौन सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका। इस काल में प्रबंध काव्य भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए। अनेक कवियों ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। इस काल में खड़ी बोली को ब्रजभाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। साथ ही विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर प्रतिष्ठित हुई। एक और खड़ी बोली व्याकरण सम्मत अर्थात व्याकरण पर आधारित परिष्कृत एवं संस्कारित रूप ग्रहण कर रही थी। कौन सी बोली? खड़ी बोली। दूसरी ओर कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ ही राष्ट्रीय भावना की समर्थ अभिव्यक्ति हो रही थी। इस समय के प्रबंध काव्य में कवियों ने पौराणिक अर्थात पुराणों से संबंधित और ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंध हो कथानक को आधार बनाया। ठीक है। किस युग में? द्विवेदी युग में। इस युग में ऐतिहासिकता पौराणिकता में भी राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीय भावना का स्वर ही उभर कर सामने आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये द्विवेदी युग है। इसकी विशेषताएं देखिए। इस युग में कवियों ने अपनी कविता में किस प्रकार की विशेषताओं को समाहित किया था? देशभक्ति। द्विवेदी युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला। इस काल में देशभक्ति विषयक लघु तथा दीर्घ कविताएं लिखी गई। देशभक्ति पर आधारित कविताएं लिखी गई। छोटी और बड़ी कविताएं लिखी गई। दूसरी इसकी विशेषता अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए। अगली विशेषता वर्णन प्रधान कविताएं। वर्णन प्रधानता इस युग की कविताओं की विशेषता थी, अर्थात ये किसी विषय पर कविता लिखते थे तो उसका पूरा का पूरा क्या करते थे? वर्णन करते थे। मानव प्रेम। द्विवेदी युगीन कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्र खींचे हैं। प्रकृति का स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण मिलता है। ठीक है। खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है खड़ी बोली में काव्य रचना। किस युग में? द्विवेदी युग में। खड़ी बोली हिंदी को सरल सुबोध व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित स्वरूप प्रदान किया गया। किस बोली को? खड़ी बोली को। ठीक है। किस युग में? द्विवेदी युग में। कुछ कवि हैं, उनकी रचनाएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिसकी रचना प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौबते, रसकलश। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी, जयद्रथ, भारत भारती, साकेत, यशोधरा। राम नरेश त्रिपाठी मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। माखनलाल चतुर्वेदी हेम किरीटनी, हेम तरंगिणी, युगचरण और समर्पण। महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य मंजूषा और सुमन। ठीक है। इस प्रकार से कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। आगे देखिए छायावाद। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना
प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे क्या कहा गया? छायावाद कहा गया। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को परिभाषित किया है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद माना है। ठीक है। प्रकृति पर चेतना के आरोप को भी छायावाद कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को क्या माना है? उन्होंने छायावाद माना है। ठीक है। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की व्याख्या इस प्रकार की है कि छायावाद कविता वाणी वह लावण्य है जो स्वयं में मोती के पानी जैसी छाया, तरलता और युवती के लज्जा भूषण जैसी श्री से संयुक्त होता है। यह तरल छाया और लज्जा श्री ही छायावादी कवि की वाणी का सौंदर्य है। ठीक है। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, स्थूलता और नैतिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में छायावादी कविता का विकास हुआ। छायावाद में सामूहिकता के विरुद्ध वैयक्तिकता, रूढ़िवादिता के विरुद्ध स्वच्छंदता, स्थूल के प्रति सूक्ष्म बौद्धिकता एवं यथार्थ के प्रति भावुकता तथा कल्पना और अभिधा प्रधान वर्णात्मक शैली की प्रतिक्रिया में लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली की व्यापक अभिव्यक्ति हुई है। किसमें? छायावाद में। ठीक है। छायावाद के कवियों को जहाँ एक और बंगला साहित्य और विशेषकर कविंद्र रविंद्र से प्रेरणा प्राप्त हुई, वहीं दूसरी ओर वर्ड्सवर्थ, शैली, टेनिसन, किट्स और बायरन जैसे अंग्रेजी भाषा के कवियों का भी प्रभाव पड़ा। रूढ़िवाद का विरोध हुआ। किसमें? छायावाद में। इस युग का कवि मानववादी दृष्टिकोण लेकर चला। ठीक है। छायावाद का जो कवि है वह किस प्रकार का दृष्टिकोण लेकर के चला? मानवतावादी या मानववादी जिसको हम कहते हैं। प्रकृति को चेतन माना और उसका मानवीकरण किया। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि छायावाद के 4 स्तंभ किन्हें कहा गया है? तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। छायावाद की विशेषताएं देखिए। व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद की कविताओं की क्या विशेषता थी? व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। वहाँ कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करता है अपने कविताओं के माध्यम से। ठीक है। श्रृंगार भावना। छायावादी काव्य मुख्यतः श्रृंगारी काव्य हैं, किंतु उसका श्रृंगार अतीन्द्रिय सूक्ष्म श्रृंगार है। छायावाद का श्रृंगार उपभोग की वस्तु नहीं अपितु कौतूहल और विस्मय का विषय है। उसकी अभिव्यंजना में कल्पना और सूक्ष्मता है। ठीक है। क्या है? कल्पना और सूक्ष्मता। किसी भी बात को उन्होंने बारीकी से लिखने का, समझाने का प्रयास किया है। प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। कहीं उसने प्रकृति को प्रेयसी के रूप में अपनाया है, तो कहीं नारी के रूप में देखकर उसके सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण किया है। अगली इसकी विशेषता है सौंदर्यानुभूति। यहाँ सौंदर्य का अभिप्राय काव्य सौंदर्य से नहीं, सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य से है। ठीक है। किससे नहीं है? काव्य सौंदर्य से नहीं, बल्कि सूक्ष्म और आंतरिक सौंदर्य से है। बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उसकी दृष्टि अधिक रमती है। सौंदर्योपासक कवियों ने नारी के सौंदर्य को नाना रंगों का आवरण पहनाकर व्यक्त किया है। अगली विशेषता वेदना और करुणा का आधिक्य। हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता, सौंदर्य की नश्वरता,
और प्रेयसी की निष्ठुरता, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति संवेदनशीलता और प्रकृति की रहस्यमयता आदि अनेक कारणों से छायावादी कवि के काव्य में वेदना, करुणा की अधिकता पाई जाती है। अज्ञात सत्ता के प्रति कवि में हृदयगत प्रेम की अभिव्यक्ति पाई जाती है। इस अज्ञात सत्ता को कवि कभी प्रेयसी के रूप में तो कभी चेतन प्रकृति के रूप में देखता है। छायावाद की यह अज्ञात सत्ता ब्रह्मा से क्या है? भिन्न है। ठीक है। नारी के प्रति नवीन भावना। छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध मुख्यतः नारी से है। रीतिकालीन नारी की तरह छायावादी नारी प्रेम की पूर्ति का साधन मात्र नहीं, वह इस पार्थिव जगत की स्थूल नारी ना होकर भाव जगत की क्या है? सुकुमार देवी है। ठीक है। जीवन दर्शन। छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। इसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। संपूर्ण जगत मानव चेतना से स्पंदित दिखाई देता है। अगली इसकी विशेषता है अभिव्यंजना शैली। छायावादी कवियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली को अपनाया। उन्होंने भाषा में अभिधा के स्थान पर लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग किया। हमने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को एक अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ लिया है। इसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि जो छायावाद के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं, इनकी रचनाएं देखिए। कामायनी, लहर, आंसू और झरना। सुमित्रानंदन पंत, पल्लव ग्रंथि, गुंजन, वीणा और उच्छ्वास। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, परिमल, गीतिका, अनामिका और तुलसीदास। महादेवी वर्मा, रश्मि, नीरजा, निहार और सांध्य गीत। इस प्रकार से हमने भाग 3 के अंतर्गत द्विवेदी युग और छायावाद युग के बारे में अध्ययन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।